हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है मूल विधि से संबंधित एक और अधिनियम, जिसका नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसको हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एक और अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों लाया गया है। इसका उद्देश्य है समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा तथा गरिमा को बढ़ाने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है इसका प्रावधान? समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा तथा गरिमा को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। पारित कब हुआ? 26 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ और 2 अक्टूबर 1987 से लागू हो गया। कब पारित हुआ? 26 दिसंबर 1986 को पारित हुआ और 2 अक्टूबर 1987 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। इसके अंदर देखते हैं, इसमें कोई भाग नहीं है। कितने भाग हैं इसमें? अगर पूछा जाए इस अधिनियम में कितने भाग हैं, तो इसमें कोई भाग नहीं है, केवल इसमें धाराएँ हैं, सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 10 धाराएँ हैं। चलिए देखते हैं एक एक धाराओं को बड़े ध्यान से। धारा 1, धारा 1 जो कि सभी अधिनियमों में एक ही चीज़ कही होती है। धारा 1 में लगभग सेम चीज़ कही होती है। संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और प्रारंभ, यानी इसका संक्षिप्त नाम, इसको संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, प्रारंभ कब हुआ है। संक्षिप्त नाम तो आप जानते ही हैं, इसको कह सकते हैं स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसको संक्षिप्त करके भी कुछ लोग बोल सकते हैं। विस्तार क्षेत्र, इसका विस्तार पूरे भारत में है। प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1987, यानी लागू जो तिथि है उसको प्रारंभ माना जाएगा। अगली धारा, धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। इसमें कुछ विशेष परिभाषाएं दी हुई हैं। जो शब्द इस अधिनियम में प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों का इसमें विस्तृत विवरण दिया रहता है। चलिए देखते हैं धारा 2 का या ए। धारा 2 का या ए। 2 के का में है विज्ञापन, विज्ञापन की परिभाषा। देखते हैं विज्ञापन की परिभाषा क्या हो सकती है। किसी भी माध्यम से लोगों तक जानकारी या दृश्य पहुंचाना। कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे वह टीवी हो, चाहे वह समाचार पत्र हो, कुछ भी हो। विज्ञापन की परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे। अगला देखते हैं धारा 2 का खा, वितरण। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण, नमूनों का लोगों तक पहुंचाना, यानी कोई चीज़ है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसको, तो उसका मतलब हो गया वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अगली धारा है 2 का गा, स्त्री अशिष्ट रूपण। 2 के गा में स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा है। क्या है इसकी परिभाषा? देखते हैं। किसी भी स्त्री के रूप, रंग, अंग, आकृति, क्या क्या, रूप, रंग, अंग, आकृति आदि को इस प्रकार दिखाया जाए कि वह अशिष्ट लगे, अपमानजनक हो या निंदनीय हो। ठीक है, तो वह स्त्री अशिष्ट रूपण माना जाएगा। मतलब कोई भी स्त्री की ऐसी कोई भी तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ जो आप प्रदर्शित करते हैं अशिष्ट लगे, अपमानजनक हो, निंदनीय हो, तो उसको क्या मानेंगे? स्त्री अशिष्ट रूपण मानेंगे। अगला 2 का घा। 2 का घा में लेबल की परिभाषा। लेबल, किसी पैकेज पर दिखाई या चिपकाई गई कोई वस्तु। लेबल, जैसे कोई कंपनी की कोई चीज़ खरीदें तो उस पर कंपनी का लोगो लगा रहता है या उस पर लेबल लगा रहता है, तो उसको हम लोग लेबल बोलते हैं। किस में है? 2 का घा में किसकी परिभाषा? लेबल की। अगला देखते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या कहा गया है? स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक। मतलब जो विज्ञापन स्त्री के अशिष्ट रूपण को प्रदर्शित करते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। कैसे? कोई भी न विज्ञापन बनाएगा, मतलब अगर कोई विज्ञापन बना रहा है तो वो नहीं बनाएगा, ऐसे विज्ञापन कोई नहीं बनाएगा। ना ही विज्ञापन बनवाएगा, ना ही विज्ञापन को प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शन करेगा, और ना ही प्रकाशित करेगा। ठीक है, ऐसे विज्ञापन जिससे स्त्रियों के जो है छवि खराब होती है, निंदनीय, अपमानजनक स्थिति पैदा होती है, उसको इसी धारा में लाया गया है। स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक।
मतलब विज्ञापन जो भी है उन पर रोक है। अगला है धारा 4, पुस्तक व पुस्तिकाओं के प्रकाशन व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। यानी कोई भी चीज़ है या तो पुस्तक में या पुस्तिकाओं में उसका जो है प्रकाशन करते हैं या डाक द्वारा भेजते हैं तो उस पर रोक है, प्रतिबंध है। कोई भी सामग्री जो महिलाओं का अशिष्ट रूपण करे, यानी महिलाओं का अशिष्ट रूपण करे, छवि धूमिल करे। किस किस पर रोक है? उत्पत्ति पर रोक है, बेचने पर रोक है, किराए पर देने पर रोक है, बांटने पर रोक है, और ना जो है डाक द्वारा भेजे जाने पर भी रोक है। ठीक है, आशा है आप लोग समझे होंगे। धारा 4, इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? लोकहित में होने पर छूट है। लोकहित में यानी कोई शिक्षा, कोई जैसे हम लोग नहीं समझते हैं, कोई बायोलॉजी की वो है पुस्तक है, उसमें कुछ वैसी चीज़ें दी हुई हैं तो वो अपवाद में आएगा, वो शिक्षा से संबंधित है। पुरातत्व जैसे समझ सकते हैं, कुछ जैसे किताब है कामसूत्र, बादशाहन की एक किताब है कामसूत्र, उसमें भी काफ़ी चीज़ें दर्शाई गई हैं तो उसको हम लोग लोकहित में मानेंगे, उस पर छूट रहेगी, वो शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं। धार्मिक मामलों में भी छूट है। धार्मिक मामलों में जैसे खजुराहो का मंदिर है, इसी प्रकार इन पर भी छूट है, ये अपवाद हैं तो ये सब उस दायरे में नहीं आते हैं। अगला देखते हैं धारा 5, प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति। यानी आप प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी लेने की शक्ति, किसकी शक्ति है, कौन कर सकता है? आदेश की अनुमति राजपत्र अधिकारी को सीमा क्षेत्र में है। यानी प्रवेश करना और तलाशी लेने का अधिकार ऐसी स्थिति में केवल और केवल राजपत्रित अधिकारी को उसकी सीमा क्षेत्र के अंदर उसको है। ठीक है, क्या कर सकता है? प्रवेश का अधिकार है, तलाशी का भी अधिकार है, और सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार है। रिकॉर्ड, दस्तावेज, साक्ष्य के तौर पर जब्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें राजपत्रित अधिकारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, अगर किसी के गृह में प्रवेश आप कर रहे हैं तो उसके लिए वारंट की आवश्यकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं और अगर गृह प्रवेश उसमें हो रहा है तो उसके लिए आपको वारंट की आवश्यकता होगी, बिना वारंट के आप नहीं जा सकते। अगला देखते हैं धारा 6। धारा 6 में सजा या शास्ति यानी दंड दिया गया है, कितनी सजा हो सकती है। यदि कोई धारा 3 व धारा 4 का उल्लंघन करता है तो सजा पहली बार में। धारा 3 और धारा 4 में क्या दिया हुआ है? देखो, धारा 4 में स्त्री का अशिष्ट रूपण विज्ञापन, और धारा 4 में पुस्तकाओं या उत्पत्ति, बेचने, किराए और आदि चीज़ें हैं बांटने पर, और डाका, इन सब चीज़ संबंधित है धारा 4। ठीक है, तो धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने पर पहली बार अगर करता है ऐसा तो 2 वर्ष तक कारावास और 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। और अगर यह दूसरी बार या बार बार करता है तो सज़ा होगी जो है 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और 10,000 से 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, वो न्यायालय डिसाइड करेगा। अगली है धारा 7, कंपनियों द्वारा अपराध। यानी यदि कोई कंपनी अपराध करती है तब इसमें देखते हैं जो व्यक्ति कंपनी का मालिक हो, यानी जो व्यक्ति कंपनी का मालिक हो वो अपराधी माना जाएगा। और कौन माना जाएगा? कार्य होने के दौरान उपस्थित हो या जिम्मेदार हो। यानी कार्य जब हो रहा था तब उस समय वो व्यक्ति जो उपस्थित था या मौजूद था वो उसका जिम्मेदार होगा, उसको भी वो भी अपराधी बन जाएगा। अगला देखते हैं धारा 8। धारा 8 में अपराध की प्रकृति दी गई है, किस प्रकार के अपराध हैं? तो यह संज्ञेय अपराध हैं और जमानती अपराध है। यानी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, संज्ञेय अपराध है और जमानती है। अगला देखते हैं धारा 9। धारा 9 में है, क्या दिया हुआ है? यदि सरकार द्वारा समाज के हित में सद्भावनापूर्ण कार्रवाई की जाए तो कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है यदि सरकार सद्भावनापूर्वक यानी नियम कानून के सही तरीके से कोई कार्य कर रही है तो वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसमें कोई छूट हो जाती है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सरकार द्वारा समाज के हित में कार्य हो रहा है तो उसको जो है वाद या अभियोजन या मतलब उस श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अगली है धारा 10 और लास्ट। इस धारा में है, इस अधिनियम का नियम या कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केवल केंद्र के पास है। इस अधिनियम पर नियम जो है और कानून जो है वो बना सकता है कौन? केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है।
आशा करता हूँ आपको हमारा ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लें, याद कर लें, और इन सब अधिनियम को अपने जो है कॉपी पेन से रजिस्टर पे अपने नोट करते जाएं, और इनको 2-3 बार डेली सुबह उठ के 1 बार 2 बार देख लिया करें। तो ये चीज़ें हल्की हल्की धीरे धीरे देखेंगे तो याद बनी रहेंगी। इकट्ठा करेंगे तो समस्या हो जाएगी, फिर नहीं आपको रह पाएगा याद। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।